हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी की क्लास 11 की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि हम जो आज अपना यूनिवर्स देखते हैं, जैसे प्लैनेट्स देखते हैं, स्टार्स देखते हैं, तो बेसिकली इनका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, ये कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट क्या था और आज जैसा इनका स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है, तो बेसिकली ये उन्होंने ये जर्नी कैसे तय करी। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले क्या है कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ऐसे होता है कि जो हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट थे, फिलोसफर्स थे, थिंकर्स थे, तो उन्होंने क्या करा था, अपने अपने अकॉर्डिंग जो जैसा उन्हें लगता था, अपना एजम्पशन के अकॉर्डिंग उन्होंने कई सारी थ्योरीज दी थी कि कैसे अर्थ का या यूनिवर्स का इवोल्यूशन हुआ। तो बेसिकली इसमें जो थ्योरीज हम लोग पढ़ते हैं, तो उन थ्योरीज को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं। सबसे पहले जो थ्योरीज आती हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि ये अर्ली टाइम की थ्योरीज थी, और आज के टाइम की थ्योरी को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारी मॉडर्न थ्योरीज थी। तो दो टाइप की हम इसमें जो भी थ्योरी पढ़ेंगे उसको दो पार्ट में हम लोगों ने क्लासीफाई कर दिया है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि अर्ली थ्योरीज जो थी वो क्या थी और वो किसने दी। तो अर्ली थ्योरीज की अगर बात करें तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे सिलेबस में, या अगर बात करें यूपीएससी या स्टेट पीएससी के बारे में जिसमें क्वेश्चन बन सकता है, तो वो है जिसको बोलते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस जो है, इसकी अगर हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं निहारिका परिकल्पना। तो देखिए, इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले एक हमारे फिलोसफर थे, थिंकर थे, साइंटिस्ट थे, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने 18वीं सेंचुरी में एक थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया, उन्होंने ऐसा एजम्पशन उनका था कि हमारा जो ये यूनिवर्स है, जो हमें आज जैसा दिखता है, तो वो कैसे बना होगा। तो उन्होंने बताया कि बहुत समय पहले, बिलियन ईयर्स एगो, कई सारे छोटे छोटे मासेस के ये जो थे ये पार्टिकल्स थे। तो इन पार्टिकल्स का क्या हुआ, ये पार्टिकल्स थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को इन्होंने अट्रैक्ट करा, तो एक दूसरे के पास आ गए। तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये जो पार्टिकल्स थे, ये पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर गए, और कोलाइड करके ये सर्कुलर मोशन में रोटेट करने लग गए। अब ये जब सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहे थे, तो ये जो रोटेशन था, ये जो इनकी मूवमेंट था, ये बदल गया एनर्जी में। देखिए, कोई भी चीज रोटेट करेगी तो उसमें मूवमेंट होगा, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो ये इतनी तेजी से मूवमेंट कर रहे थे कि इसमें रेडिएशन डेवलप हुआ, रेडिएशन से हीट बनी, और उस रेडिएशन से किसका निर्माण हुआ, हमारे सन का, जो आज हम अपना सन देखते हैं। तो कांट ने ये थ्योरी दी। अब इस थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशन करा गया, क्योंकि ये 100% फुल प्रूफ नहीं थी। कांट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, जैसा कि पहला क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि ये जो तीन छोटे छोटे मासेस के आपने पार्टिकल्स बताए, तो ये जब आपस में कोलाइड करेंगे तो ये सर्कुलर मोशन ही क्यों, मूवमेंट सर्कुलर मोशन में ही क्यों हो रहा है, कोई और मोशन में ये लीनियर क्यों नहीं मूव कर रहा है, ये सर्कुलर क्यों मूव कर रहा है, ऐसा मोशन की स्टार्टिंग कहां से हुई। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर जो था वो कांट दे नहीं पाए। फिर इनकी जो थ्योरी थी, इसको थोड़ा सा रिफाइन करा, और रिफाइन करा किसने, उनका नाम है लाप्लास। आई नो आप सबने इनका नाम सुना होगा। तो लाप्लास ने कांट की इसी थ्योरी को थोड़ा सा अमेंड कर दिया, थोड़ा सा उसमें संशोधन करा, और उस संशोधन के बाद एक हाइपोथेसिस क्रिएट करी जिसको बोला जाता है नेबुलर हाइपोथेसिस। ये बेसिकली जो थी, ये वर्ड नेबुलर हाइपोथेसिस, ये पूछा जाएगा किसने दिया, तो ये दिया था लाप्लास ने। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये शायद 1796 के अराउंड की बात है, तब लाप्लास ने इस थ्योरी को जन्म दिया था। ये उनकी कल्पना थी, ऐसा उन्होंने इमेजिन करा था। देखिए, इसमें हम लोग जानते हैं ये नेबुलर वर्ड का मतलब क्या होता है। नेबुलर जो वर्ड है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स, एक ऐसा क्लाउड जो गैसेस से बना है। अब यहां पर जब भी गैसेस की बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं अपने यूनिवर्स के ओरिजिन की। तो बेसिकली हम लोग किस गैस की बात कर रहे हैं, या तो हाइड्रोजन की या हीलियम की। यही दो सबसे लाइटर गैसेस थी जो यूनिवर्स में मौजूद थी और आज भी हैं। तो गैसेस और डस्ट पार्टिकल से मिलके जो एक क्लाउड बनता है, उस क्लाउड को हम लोग नेबुलर बोलते हैं या नेबुला बोलते हैं। तो कहीं पर भी ना आगे आने वाले चैप्टर्स में या इसी चैप्टर में आगे कहीं पर भी नेबुला वर्ड यूज हो रहा होगा, तो आपका दिमाग केवल एक ही जगह जाना चाहिए कि हम लोग बात कर रहे हैं एक क्लाउड की, एक ग्रुप ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स की। तो उसको बोलते हैं नेबुलर। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, देखिए, हाइपोथेसिस मतलब होता है एक एजम्पशन। हम लोग कुछ कल्पना कर लेते हैं, जैसे कि आज हमने देखा, आज हमारी पृथ्वी ऐसी है, तो ये ऐसी बनी, तो
ये क्यों बनी होगी, इसके पहले क्या ऐसे कारण रहे होंगे कि हमारे जो यूनिवर्स है वो ऐसा दिखता है, वो तारे टिमटिमाते हैं, हमारा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है, तो ये कैसे हुआ होगा। तो ये ऐसे हुआ होगा, ये हम लोग ऐसे सोचते हैं, अपना एजम्पशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अगर हाइपोथेसिस, तो उस चीज को बोलते हैं हाइपोथेसिस। एग्जाम्पल समझिए कि जैसे हम लोग कोई मूवी देखने जाते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि पहले मूवी का नाम है फॉर एग्जाम्पल की लगान, तो लगान से हमको समझ में आ रहा है कुछ रेवेन्यू से रिलेटेड है, तो इसमें अगर रेवेन्यू से रिलेटेड है तो मॉडर्न हिस्ट्री में जाएं आफ्टर बिफोर 1947, तो वहां पर क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पर इंडियन से रेवेन्यू जनरेट करती होगी, इन पे टैक्सेस इंपोज करती होगी। बट हम लोग जब एक्चुअल में थिएटर में बैठे होते हैं तो वहां पर क्या निकलता है कि एक क्रिकेट मैच होना है, किसके बीच में, इंडियंस और ब्रिटिश के बीच में। अब वो क्रिकेट मैच जो जीतेगा तो वो रेवेन्यू जो है वो माफ कर दिया जाएगा। तो हम लोगों ने अपने मन में एजम्पशन कुछ और बनाया था, बट रियल स्टोरी कुछ और निकलती है, तो उस चीज को बोलते हैं हाइपोथेसिस, हाइपोथेटिकली। ठीक है, तो नेबुलर हाइपोथेसिस का मतलब यही है कि नेबुलर क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स, हाइपोथेसिस इज कॉल्ड एजम्पशन। तो हमने यानी कि हमने का मतलब है लाप्लास ने एक हाइपोथेसिस क्रिएट करी नेबुलर को लेके। अब वो क्या हाइपोथेसिस थी इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग को थ्योरी पढ़नी है वो कौन सी है, नेबुलर हाइपोथेसिस या निहारिका परिकल्पना। ये लाप्लास ने दी। अब देखते हैं इसमें लाप्लास ने कांट की जो थ्योरी थी उसका क्या यूज करा और उसको किस तरीके से मॉडिफाई करके अपनी एक नई थ्योरी बना रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले लाप्लास ने बताया कि स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा मतलब एक ह्यूज, इस बोर्ड के बराबर ऐसा एक, इस डायग्राम को और बड़ा करके बनाऊं तब वो चीज थोड़ी सी ज्यादा समझ में आएगी आपको, कि ऐसा उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा, शेप पे मत जाइएगा, ये ऐसे बताया कि ये ऐसा एक नेबुला शेप था। नेबुला का मतलब है ये क्या है, ये एक नेबुला है। नेबुला का मतलब है कि ये क्या है, ये एक क्लाउड है। क्लाउड किस चीज का, गैसेस का प्लस डस्ट का, डस्ट पार्टिकल्स का, तो ये एक नेबुला है। इसके अंदर सब कुछ चीजें ऐसे गैसेस के एलिमेंट्स और डस्ट पार्टिकल ऐसा एलिमेंट, ये सब फुलफिल है। तो ये जो नेबुला था ये क्या कर रहा था, ये बहुत तेजी से रोटेट कर रहा था, सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा था, जैसा कि कांट ने सबसे पहले बताया। रीजन क्या है नहीं पता किसी को, बट उन्होंने ये जो थ्योरी दी थी उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो नेबुला था ये बहुत तेजी से इसका रोटेशन हो रहा था। तो जब कोई चीज रोटेट होगी तो हमको पता है कि इसके अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं ये भी आपस में रोटेट होंगे। अब ये जब रोटेट होंगे तो ये पार्टिकल जो है और ये पार्टिकल जो है ये इसकी तरफ मूव होगा तो इससे टकराएगा और ये किसी और से टकराएगा, ऐसे कई सारा कोलिजन होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहला जो एक प्रोसेस हो रहा है वो होता है कोलिजन। दूसरा क्या हो रहा है, कोई पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल के ऊपर से ऐसा फ्रिक्शन करके घिसता हुआ निकल जाएगा। तो एक और प्रोसेस यहाँ पर कौन सा हो रहा है, फ्रिक्शन। तो पार्टिकल्स के बीच में, यहाँ जो गैसेस के डस्ट पार्टिकल्स हैं, गैसेस के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में कोलिजन और फ्रिक्शन हो रहा है, कंटिन्यूअस होता चला जा रहा है। अब चूंकि इनका जो मोशन है वो इतना तेज है कि एक मोमेंट ऐसा आ जाएगा कि जब ये जो दो लाइट पार्टिकल्स हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन और हीलियम जो है पीरियोडिक टेबल अभी तक ज्ञात तत्वों में से सबसे हल्के तत्व हैं। तो जब तो हमको पता है कि जब दो लाइटर एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो एक हैवी एलिमेंट बनता है। और ये किस चीज का बेसिक प्रिंसिपल है, ये बेसिक प्रिंसिपल है न्यूक्लियर फ्यूजन का। न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन की जब भी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एक हाई अमाउंट ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। तो ध्यान से देखिए, नेबुलर हाइपोथेसिस में लाप्लास ने यह बताया कि एक बहुत बड़ा, एक ह्यूज क्लाउड है नेबुला, वो क्या कर रहा है, वो बहुत तेजी से रोटेट कर रहा है। अब जब वो रोटेट कर रहा है तो उसके अंदर के जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं, हाइड्रोजन हीलियम के पार्टिकल्स हैं, वो सारे आपस में रोटेट कर रहे हैं। जब वो रोटेट कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जो है वो कोलाइड कर रहा है, किसी पार्टिकल का फ्रिक्शन हो रहा है। तो ये कोलिजन और फ्रिक्शन, इनकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो दो लाइटर एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, ये आपस में कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होकर एक हैवी एलिमेंट हीलियम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अभी ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हो रही है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है, इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो अब न्यूक्लियर फ्यूजन, ये अब देखिए नाभिकीय जो रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर से रिलेटेड जो भी रिएक्शंस होती हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो जब हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो हाई अमाउंट ऑफ रेडिएशन वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो रेडिएशन भी, उसका भी अमाउंट क्या है, बहुत हाई है। अब देखिए ये सारी चीजें जब चल रही हैं
तो ध्यान से देखिएगा, अगर यहां तक चीज समझ में आ गई है तो जब भी रेडिएशन प्रोड्यूस होगी तो ये क्या होता है, ये हमेशा होता है लॉस ऑफ एनर्जी। ऑब्वियसली किसी भी ऑब्जेक्ट को आप गर्म करिए, गर्म करने के बाद जब वो गर्म हो जाता है उसके बाद उसको अगर रूम टेम्परेचर पे रखिए तो वो रेडिएशन के थ्रू अपनी हीट जो है वो लॉस कर देगा। तो अगर रेडिएशन प्रोड्यूस हो गई तो उसका मतलब क्या हो गया, लॉस ऑफ एनर्जी हो गया। जब भी लॉस ऑफ एनर्जी होगा तो इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा। जब भी टेम्परेचर डाउन होगा तो क्या होगा, जो बॉडी है वो क्या होगी, वो श्रिंक करेगी। श्रिंक करने का मतलब है वो कंप्रेस हो जाएगी। देखिए ये क्या है, एडियाबैटिक कूलिंग आपने पढ़ी होगी। तो एडियाबैटिक कूलिंग क्या कहती है, जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, जैसे गर्मियां आती है तो क्या होता है, बॉडी क्या होती है, एक्सपेंड होती है। गर्मियों में क्या होता है, बॉडी फैलती है, एक्सपेंशन होता है उसमें। जब भी टेम्परेचर, विंटर्स की बात करें, टेम्परेचर डाउन होता है तो क्या होता है, बॉडी श्रिंक होती है, बॉडी सिकुड़ती है, कंप्रेस होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है। टेम्परेचर डाउन क्यों हो रहा है, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है। लॉस ऑफ एनर्जी क्यों हो रही है, क्योंकि रेडिएशन हो चुका है, रेडिएशन बहुत ज्यादा एमिट हो चुका है। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो बॉडी है वो श्रिंक होगी। श्रिंक होने का यहाँ पे मतलब है जो पहले गैस एलिमेंट था वो अब धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगेगा, सॉलिड में। बॉडी श्रिंक होने का मतलब क्या है, बॉडी डेंस हो रही है। डेंस होने का मतलब है बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास आ रहे हैं। तो बताइए गैस में ज्यादा पास पास मॉलिक्यूल्स होते हैं कि सॉलिड में, सॉलिड में सबसे पास पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस नेबुला का ये जो क्लाउड था ये धीरे धीरे क्या होना, श्रिंक होना स्टार्ट हो रहा है। और ये श्रिंक हो रहा है किस फॉर्म में, अब ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है। तो आपको देखने में मिल रहा है कि कैसे गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि एक नेबुला कैसे प्लैनेट में कन्वर्ट हो रहा है, जो हम बात कर रहे हैं। अगर यहां तक आपको बात समझ में आ रही है तो फिर देखिए, चलिए तो अभी तक हमने देखा कि कैसे हमारा जो गैस फॉर्म था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। गैस का मतलब है जो हमारा नेबुला था अब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब जो हमारा नेबुला है वो क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। तो यही कंप्रेस होते 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 एक पोजीशन ऐसी आएगी जब वो धीरे धीरे और उसका टेम्परेचर डाउन होगा, वो और ज्यादा गैस से सॉलिड में बदलेगा। जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो वो क्या, एक सॉलिड प्लैनेट का फॉर्म ले लेगा। तो ये बताया गया था किसमें, नेबुलर हाइपोथेसिस में। अब देखिए इसको आगे चल के और ज्यादा इसी थ्योरी में जो है मॉडिफिकेशन हुए, उसको हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि नेबुलर हाइपोथेसिस क्या थी। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने नेबुलर हाइपोथेसिस में देखा कि जो ये गैस था वो किस तरीके से सॉलिड में कन्वर्ट होता जा रहा था। तो पूरा नेबुला जो है, नेबुला जो क्लाउड है वो गैसियस फॉर्म में है, बट क्या हो रहा है कि रेडिएशन उससे रिलीज हो रही है। तो वो क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है। टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो वो कूलिंग हो रही है उसमें, आइडियाबैटिक कूलिंग के थ्रू। तो गैस का मतलब है जो हमारा नेबुला था वो अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक है, सॉलिड में कन्वर्ट होने का मतलब है कि वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, श्रिंक कर रहा है। श्रिंक करने का मतलब क्या हो रहा है कि हमारा नेबुला कंप्रेस हो रहा है। अब हमारा नेबुला पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, इस तरीके से छोटा होता चला जा रहा है बहुत। अब देखिए ध्यान से, यहां पर एक चीज आपको ये समझनी होगी कि जैसे जैसे नेबुला श्रिंक कर रहा है, तब देखिए यहां पर हमको पता है कि नेबुलर हाइपोथेसिस से हमें एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमको डिराइव होकर मिलती है, जो हम इसको अर्थ के ओरिजिन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये एकदम 100% फुल प्रूफ है। वो चीज ये है कि जो भी इसके हैवियर एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरफ जाते हैं, वो हमेशा कोर की तरफ जाते हैं। कोर का मतलब है वो सेंटर की तरफ मूव करते हैं। और जो भी इसके लाइटर एलिमेंट्स हैं वो किस तरफ जाते हैं, वो मतलब आउटर की तरफ निकलते हैं, वो बाहर की तरफ निकलते हैं। तो जैसे नेबुला है तो जितने भी हैवियर एलिमेंट होंगे वो बीच में बैठेंगे, जितने भी लाइटर एलिमेंट होंगे वो कहाँ जाएंगे, वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लाइट है, हल्के एलिमेंट है, वो ऊपर निकलेंगे। और जो भारी एलिमेंट है वो क्या करेंगे, वो कोर की तरफ बैठने की कोशिश करेंगे। अब देखिए भारी एलिमेंट का मतलब क्या है, हीलियम। हीलियम अगर कोर की तरफ जा रहा है तो वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहा है, हीलियम अगर कोर की तरफ जा रहा है तो वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहा है, तो वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है। जबकि जैसे जैसे हम आउटर पे जा रहे हैं तो वहां पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो सोचिए कि यहाँ का जो सबसे आउटर सरफेस है, नेबुला का जो सबसे आउटर सरफेस है, उसका टेम्परेचर सबसे कम है, यानी कि वो मतलब नेक्स्ट टू सॉलिड बन चुका है। तो जब यहाँ पे सॉलिड एलिमेंट है, इसके इधर गैस एलिमेंट है, तो सॉलिड वाला जो पोर्शन है वो क्या करेगा, गैस से अलग हो जाएगा। तो ये नेबुला से एक रिंग अलग हो जाती है, वो रिंग। अब देखिए ये जो रिंग है उसका जो सरकमफ्रेंस है वो सेम एज इट इज वही होगा जो इस नेबुला का होगा। ये कोसेंट्रिक रिंग्स हैं। कोसेंट्रिक रिंग्स का मतलब होता है कि इनका जो सेंटर है वो सेम है, जो नेबुला का सेंटर है वही इसका सेंटर है। बट इसका जो ये
सरकमफ्रेंस का जो आप एरिया, वो एरिया नहीं, सरकमफ्रेंस का जो आप वो देख रहे हो, जो सरकमफ्रेंस देख रहे हो, वो क्या रहेगा, उसका साइज डिक्रीज करता रहेगा या इंक्रीज करता रहेगा। तो ये कोसेंट्रिक रिंग्स होते हैं। तो देखिए ध्यान से, जब ये रिंग्स अलग होते रहेंगे, अब देखिए जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे तो उस एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ये वाला रिंग है उसका भी टेम्परेचर सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो ये वाला रिंग भी अलग हो जाएगा इस तरीके से। तो ये जो नेबुला है वो और छोटा हो गया। पहले देखिए ऐसा था, नेबुला ऐसा हो गया, अब ये रिंग भी निकल गया, अब नेबुला ऐसा हो गया, अब धीरे धीरे करके ऐसा ये वाला रिंग भी निकल जाएगा। तो अब नेबुला की कंडीशन ये बचेगी। तो ऐसे कर करके टोटल 9 रिंग्स जो थे वो हमारे नेबुला से निकलते चले गए। कोसेंट्रिक रिंग्स हैं सारे। अब 9 रिंग्स यही जब सॉलिड फॉर्म में बन जाएंगे तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे क्या थे, 9 प्लैनेट्स थे। तो ये पूरी जो थ्योरी थी ये थी नेबुलर हाइपोथेसिस। अब ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस थी ये लाप्लास के मन की एक परिकल्पना थी, ये उनकी हाइपोथेसिस थी, ये वो ऐसा सोचते थे। हालांकि ऐसा प्रोसेस हुआ, ऐसा प्रोसेस जनरली ऐसे ही हमारा यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, इसके बारे में तो हम आज भी 100% श्योर नहीं है। जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है, उसको भी हम एज्यूम करते हैं, उसके लिए भी आज भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसको प्रूव करने के लिए। खैर, तो ये हम लोगों ने पढ़ा सॉरी, ये हम लोगों ने पढ़ा कि ये नेबुलर हाइपोथेसिस है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था चैम्बरलिन एंड मोल्टन। जो चैम्बरलिन एंड मोल्टन थे, तो इन्होंने इसी थ्योरी में, इसको नहीं कहूंगा, इन्होंने अपनी एक अलग थ्योरी दी। तो वो थ्योरी क्या थी? वो थ्योरी ये थी कि इनके अकॉर्डिंग जब यूनिवर्स बना तो वो कैसे बना, कि इन्होंने बताया कि जो सन है हमारा वो इकलौता अकेला स्टार नहीं था यूनिवर्स में, उसके अलावा इसका एक और कंपेनियन स्टार था, कंपेनियन स्टार था। ये 2 बॉडीज जो थी वो एग्जिस्ट करती थी यूनिवर्स में। इस कंपेनियन स्टार का जो साइज था वो बहुत ह्यूज था, ये बहुत बड़ा था सन के कंपैरिजन में। और दूसरी बात, इस कंपेनियन स्टार की खास बात ये थी कि ये जो था ये वॉन्डरिंग स्टार था। वॉन्डरिंग का मतलब है ये कहीं पे भी मतलब स्टडी स्टेट में नहीं था, ये हमेशा मूव करता रहता था। तो ये मूव करते 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 एक टाइम ऐसा आया कि ये टुवर्ड्स द सन को अप्रोच कर रहा था और सन के बहुत पास आ गया। अब हमको पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स ये कहता है कि 2 बॉडीज, दुनिया में कोई भी 2 बॉडीज हैं वो एक दूसरे पे ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करती हैं। तो इस जो कंपेनियन स्टार है इसको एक नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स। तो एक्स ऑब्वियसली इतना बड़ा, इतना ह्यूज है, तो इसका ग्रेविटेशन फोर्स भी सन से ज्यादा ह्यूज होगा। तो जब ये इस पे ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करेगा तो क्या करेगा, इससे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जो है वो पुल कर लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ। वही हुआ। ये जब स्टार सन के बहुत करीब आया तो सन से ऐसे कुछ पार्टिकल्स जो थे, ऐसे पार्टिकल्स को क्या करा उसने, सन के सरफेस से, जो सोलर सरफेस थी, इस पार्टिकल से पुल कर लिया। और ये क्या करता रहा, अब चूंकि ये वॉन्डरिंग स्टार है तो ये अपना मूव करते 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 कहीं चला गया, सन से दूर चला गया। बट इसने जो ये सन के सोलर सरफेस का ये जो पार्ट था, ये जो एक्सटेंशन था, इसको इसने जो पुल करके निकाल लिया था सन के एनवायरमेंट से, सन के सरफेस से। तो अब ये जो पार्ट था, अब देखिए सीधी सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पे फोर्स लगा के उसको खींच रहा है तो वो फोर्स लगा रहा है वो चीज कन्वर्ट हो जाएगी उसकी वेलोसिटी में, वही फोर्स उसको जो है मूव कराने के लिए एक गति प्रदान कर देगा। उससे क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल था ये गतिमान होता, इसका मूवमेंट होता। अब ये सन के चारों ओर चक्कर लगाने लग गया। हमने पता है कि यार यूनिवर्स में अगर कोई चीज स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी रहेगी, अगर कोई चीज है वो मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी। कई सारी आपने मूवीज में देखा होगा, जैसे ग्रेविटी मूवी आप देखिए तो उसमें क्या दिखाते हैं कि एक अगर ऐसा जो स्पेस डेब्री होता है तो वो एक बार मूव कर गया तो वो मूव करता रहेगा सन अपनी ऑर्बिट पे, हमेशा मूव करता रहेगा। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको अप्लाई करके उसको रोका ना जाए। तो सेम एज इट इज ये जो एक्सटेंशन निकला हुआ पार्ट था ये सन के चारों ओर मूव करने लगा। इसको मूवमेंट के लिए फोर्स कहां से मिल रहा था? वो इसी एक्स का दिया हुआ फोर्स था, तो वही इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। अब ये मूव करता रहा। अब ये जब मूव करेगा तो मूव करते करते वही सारी
थ्योरी आपको लगानी है कि जब ये रोटेशन इसके चारों तरफ रोटेट कर रहा होगा तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करते करते उनमें रेडिएशन होगा, रेडिएशन करते जैसे रेडिएशन होगा तो एनर्जी का लॉस हो जाएगा, एनर्जी का लॉस होगा तो टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल, ये जो पोर्शन देख रहे हो आप, इसका टेम्परेचर डाउन होगा तो ये कूलिंग स्टेट में आएगा तो गैस धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट होने लगेगी। तो यही जो एक्सटेंशन था यही आगे चल के प्लैनेट्स का फॉर्म ले लेता है। ये बताया चैम्बरलिन एंड मोल्टन ने कि एक कंपेनियन स्टार की जो थ्योरी थी वो इनका अपना एजम्पशन था। तो ये हम लोगों ने आज दो थ्योरीज पढ़ी। पहली थ्योरी जो थी वो थी नेबुलर हाइपोथेसिस जो कि लाप्लास ने दी थी, और दूसरी थ्योरी थी चैम्बरलिन एंड मोल्टन की जिसको बोला गया कंपेनियन स्टार थ्योरी या बाइनरी थ्योरी के अंदर भी इसको पढ़ सकते हैं, जिसको द्वैतारक सिद्धांत बोलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग आगे की क्लास में बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे।